हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में बात करेंगे हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू पे, और जहाँ पे ज़रूरी होगा उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। समझते हैं इस सेशन का उद्देश्य क्या है और ये कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस सेशन में हम टॉप 50 इन्वायरमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। सेशन को बिल्कुल भी क्विट मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ खो देंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए सी टेट, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी जीडी या फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम, किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में जहाँ पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये टॉप 50 एमसीक्यू सच में टॉप 50 ही हैं। ठीक है, अगर आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे सेशन में तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये सेशन कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट कोट। तो आज का एक इंपॉर्टेंट कोट क्या है? वी वॉन्ट दैट एजुकेशन बाई विच कैरेक्टर इज़ फॉर्म्ड। मतलब हमें उस प्रकार की शिक्षा चाहिए, ठीक है, या फिर हम उस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं कि जिससे क्या हो, एक कैरेक्टर बिल्ड हो, एक आचरण का निर्माण हो। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, मतलब कि जो हमारे ब्रेन की जो शक्ति है, जो मस्तिष्क की शक्ति है, उसमें वृद्धि हो। द इंटेलेक्ट इज एक्सपांडेड, मीन्स कि क्या, जो बुद्धिमत्ता है वो विकसित हो, वो फैले। ठीक है, जिससे क्या हो, एंड बाई विच वन कैन स्टैंड ऑन ओन्स ओन फीट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जिससे क्या हो, एक व्यक्ति अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होके। ठीक है, तो ये है आज का इंपॉर्टेंट कोट कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और किस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है ये बताया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन को क्या करना है, आपको तरीका ये रखना है कि आपको एक पेज रखनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे साथ, उसके बाद से राइट आंसर को आप ट्रिक करना है। भले ही आप अगर कंफ्यूज हैं फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन चूज कीजिए। उससे क्या होगा, आने वाले किसी भी समय में वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर क्या होगा, आप गलत ट्रिक नहीं करोगे फिर। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अगर वही चीज़ पहले से बैठी रहेगी, तो अगर आपने आज गलत सही अटेंड नहीं किया, सही से फोकस नहीं किया, तो बाद में वो चल के फिर से दिक्कत करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और फिर अटेंड कीजिए हमारे साथ, और फिर इसे लिखते जाइए। अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में भी डालनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे भी आप डालिए। ठीक है, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सेशन का। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन, बायोलॉजी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब देखिए बीओडी आपके सामने आया तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जल प्रदूषण को मापता कैसे है। ठीक है, तो हम समझते हैं। ये क्या है, एक गड्ढा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। ओके, अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, इसमें वाटर है। ठीक है, अब होता क्या है, अब हमें क्या करना है, ये जो जल है ना, ये प्रदूषित है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, जो पदार्थ हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, अब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअल में होता क्या है, जैसे इन ऑर्गेनिक जो मैटर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ, ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, इनको यहाँ पे क्या होगा, इनका डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये ख़त्म होंगे, और उसके लिए एक बैक्टीरिया काम करती है जिसका नाम ई कोली बैक्टीरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जहाँ पे भी एरोबिक डाइजेशन होता है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक पदार्थ को देखते हैं कि कोई क्या करता है, कोई बैक्टीरिया उसको तोड़ के नष्ट कर रहा होता है, डिकम्पोज कर रहा होता है, तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस जल में भी ये जो प्रदूषण है, जो ऑर्गेनिक पदार्थ यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको डिकम्पोज करने के लिए इस बैक्टीरिया को पड़ती है ऑक्सीजन की आवश्यकता। ठीक है, और इसलिए जिस वाटर में, ठीक है, जितनी ऑर्गेनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होंगी, उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की मांग होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम होलिस्टिक अप्रोच में क्वेश्चन को कवर करते चलते हैं और कॉन्सेप्ट दिमाग में रुक जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, बताइए। चार ऑप्शन है आपके सामने। अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है, चूज कीजिए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
क्यों? क्योंकि अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा ये तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, कन्वेंशनल हो गई, ये तो होती आ रही हैं। तो क्या इससे महासागरों में जल स्तर की वृद्धि होती है? नहीं। अत्यधिक वर्षा होता है, फिर इसका क्या होता है बताइए? ये फिर से आसमान में वाष्पीकृत होके इवेपोरेट होके चली जाती है, फिर से बारिश होके बरसती है, तो इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ये हमारा क्या है, हिमालय है, ठीक है, क्या है, हिमालय, और इस पे क्या है, बर्फ़ की चादर, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, पिघल रही है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है ना उसमें चेंजिंग आ रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें वृद्धि आ रही है, जिसकी वजह से जो ये हमारा क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रदूषित हवा की वजह से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, या फिर आप बोल लें ग्रीन हाउस गैस जितनी भी हैं, वो एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का स्टेज तैयार करती हैं। वो क्या करता है, ये जो आइस आपको दिख रहा है पर्वतों पे, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, क्लियर होता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना क्या है, महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा वो रीजन क्या बनती है, किस चीज़ का, ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा, और जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है, तो वो पिघलेगा, और उसकी वजह से जो जल स्तर में वृद्धि होगी, तो उसी वही एक रीजन है जिससे महासागरों में जल स्तर की वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोर मत होइएगा बिल्कुल भी, सेशन ऐसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब सेशन आपको लाइक करना होगा ना, जब पसंद आएगा तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये नहीं हेजिटेशन नहीं, ठीक है। हमसे जुड़ना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जिस प्लेलिस्ट में है ना उसमें भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पड़े हुए हैं, उन्हें भी आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, भूमंडलीय तापन का कारण है, ठीक है। अगर हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से सुने हो आप, उसका एक्सप्लेनेशन, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। भूमंडलीय तापन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। तो अभी इसमें राइट ऑप्शन चूज कीजिए। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी ये कोई रीजन नहीं है भूमंडलीय तापन का कारण में, ठीक है। और वनों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर नीचे आएगा। क्यों? वनों में क्या होती है, शीतलता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बनता है क्या, अब वन बारिश के भी रीजन बनते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ये क्या हो जाता है, इसका सही कारण भूमंडलीय तापन का, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और देखिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, ग्रीन हाउस गैस में जितनी भी गैसेज आती हैं, ठीक है, मेथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और भी बहुत सारी जैसे वाटर वेपर हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में रीजन हैं, ठीक है, भूमंडलीय तापन के कारण में आती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि स्पेशली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं, बताइए। जो जुगाली मतलब जैसे भैंसें होती हैं ना, गाय होती हैं, तो वो देखिए मतलब मुंह भींचती रहती हैं, बकरियां होती हैं, तो उसे जुगाली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेट बीसीएस में या फिर यूपीएससी में। तो देखिए इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेथेन, ठीक है। तो देखिए जब जुगाली करने वाली पशु जैसे भैंस हुई, बकरी हुई, गाय हुई, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, जुगाली करती हैं, तो जो किण्वन प्रोसेस होता है ना, इनके जो डाइजेशन में किण्वन प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से मेथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की किण्वन प्रोसेस में, ठीक है, मेथेन गैस रिलीज होता ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है, बताइए। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन, ठीक है, अनवांटेड जो चेंजिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे बात किसकी जा रही है, वायुमंडल की। तो वायुमंडल में कौन है, वायु, वायुओं का मंडल है ना। अगर उसमें क्या हो रहा है, अवांछनीय परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जो गैसों की मात्रा है उसमें रेशियो में भिन्नता आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड अधिक हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वायु प्रदूषण, ठीक है। यानी कि जो निश्चित प्राकृतिक मात्रा है वो बैलेंस मैनर में रहनी चाहिए। जो ही उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है, अबाउट 0.33, ऐसे ही है ना। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, अबाउट 20.1% समथिंग। नाइट्रोजन की परसेंटेज 76 समथिंग, है ना। तो ये जब परिवर्तित होता है सल्फर का, नियॉन का, आर्गन का, जब उनमें चेंजिंग आती है वो भी अनवांटेड, जो जरूरी नहीं है, और फिर जो तीव्रता से परिवर्तित होता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस परिवर्तन को वायु प्रदूषण, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। वायु प्रदूषण का कारण है, बताइए, ध्वनि विस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा धुआं, ठीक है। अब धुआं की वजह से देखिए दिल्ली वाले क्षेत्र में क्या होता है, स्मॉग बनता है, ठीक है। क्यों, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे वाले सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे वाले जो हवाएं हैं नीचे ट्रैप हो जाती हैं, और क्या होता है, उसकी वजह से एक स्मॉग टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है, और फिर धुंध छा जाती है, और विजिबिलिटी कम हो जाती है, और आंखों में जलन होता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का एक कारण धुआं है, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब धुआं ही है। तो कोई कीटनाशक प्रयोग पे ट्रिक ना मार दे, ठीक है, तो धुआं ही प्रमुख कारण है। कीटनाशक समटाइम्स हो सकता है लिटिल बिट, ठीक है, तो आप सी के साथ ही जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CO, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता अगर हम जानें तो ये बहुत ही जहरीला गैस है। ये लीकेज होता है तो हमें स्मेल भी नहीं आती है, और इंसान घुट घुट के मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर है, इतना याद रहे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप साइलेंट किलर बोल सकते हो, कि आपको पता भी नहीं चलेगा और गैस फैली रहेगी और घुट घुट के मर जाओगे, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, ये सच है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, आपको ये बताना है, जो दिए गए ऑप्शन में है, तो उसमें से बताना है कि कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है 4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर बात करें इसमें जो गैसें दी गई हैं, तो सबसे अधिक प्रदूषित करती है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आपको अभी इसकी विशेषता पिछले क्वेश्चन में ही बताया, ठीक है, तो आपको पता ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए एक क्वेश्चन बताइए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर से ना कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए, तो क्या होगा, मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा गहरा वाला विषय है, ठीक है, तो चिंतन करके बताइएगा, ओके। सोचिएगा एक बारी कि क्या ही परिवर्तन पड़ेगा, क्या मनुष्य का जीवन यहाँ पे होगा, क्या पेड़ पौधे होंगे, क्या इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो इस पे विचार करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्ष लगाकर, ठीक है। देखिए वृक्ष अगर हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कैसे, मान लीजिए ये वृक्ष है, तो वृक्ष करता क्या है, वृक्ष का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, और नीचे से क्या लेता है, मिनरल्स को लेता है, और उसके बाद सोलर लाइट से क्या लेता है, रेडिएशन लेता है, एनर्जी लेता है, उसके बाद क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जिससे खुद के लिए भोजन बनाता है और हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्यूरीफायर का काम कर रहा है एक वृक्ष, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं तो लंबे समय तक दिमाग में टिकता है बात, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वृक्षों द्वारा, ठीक है। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आए ना तो लाइक किए बगैर तो मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा,
उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है, बताइए। हरेला पर्व, देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हरेला पर्व मनाया कहाँ पे जाता है, तो कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड कब अलग स्टेट बना था, तो 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कट के 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, ठीक है। तो इसमें बताइए उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है, जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है पौधारोपण से, ठीक है। तो हरेला पर्व किससे संबंधित है, पौधारोपण से, ठीक है। और चिपको मूवमेंट कहाँ पे चला था, ये भी आप बताइएगा, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और इससे एक जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका नाम के अंत में है बहुगुणा, ठीक है। तो बहुगुणा जी का पूरा नाम आपको बताना है और ये बताना है चिपको मूवमेंट कहाँ पे चला था और चिपको मूवमेंट में क्या लोग करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी है, इससे क्या होगा, होलिस्टिक अप्रोच में टॉपिक आपकी कवर होती रहेंगी, ठीक है। तो पौधा से ही संबंधित है चिपको मूवमेंट, लेकिन ये आप खुद बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं, बताइए। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने एक्सप्लेनेशन में ही कर लिया था, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे तो इन्वायरमेंट के आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन हमें रिटर्न करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गैसीय अपशिष्ट है, ठीक है, बताइए। होता है ना रिजिड्यूअल, तो कौन सी गैस एज अ रिजिड्यू है, घरों से निकला हुआ गंदा पानी, सब्जी व फलों के छिलके, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी व कोयले के जलने से निकले जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। घरों से निकलना मतलब निकला हुआ गंदा पानी नहीं, सब्जी व फलों के छिलके नहीं, लकड़ी व कोयले के जलने से जो निकला हुआ धुआं है वो गैसीय अपशिष्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, बताइए। पारा, सीसा जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, और फिर क्या है, लेड, उसके बाद क्या है, कैडमियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है वो है कैडमियम। देखिए कैडमियम केवल मोटर व्हीकल से ही नहीं निकलता है, मोटर कार से ही नहीं निकलता है, जो आप पटाखे फोड़ते हो रंग बिरंग वाले, ठीक है, उसमें भी कैडमियम की मात्रा होती है, ठीक है। अभी तो कुछ नियम कानून की वजह से इस पर थोड़ा प्रतिबंध लगा है, लेकिन कैडमियम अभी भी होता है कुछ पटाखों में, ठीक है। उसकी वजह से आपको मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए आप शादी विवाह में पहले जाते थे, अगर आपके आसपास में कहीं ऐसी धड़ल्ले से एक बम फोड़ दिया जाता है, ठीक ठीक शादी में, और उसके बाद क्या होता था, थोड़े समय के लिए आप ना छिन्न भिन्न महसूस करते थे, उसका स्मेल, ठीक है, तो आपको कैसा लगता था, एक अजीब टाइप का, मन खिन्न हो जाता था, है ना। बाद में भले ही आप शादी पार्टी को एंजॉय करते थे, लेकिन उस समय तो वो खिन्न ही हो जाता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव होता है, ठीक है, कैडमियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पारा की वजह से, लेड की वजह से जिसको हम सीसा बोलते हैं, कैडमियम की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा की वजह से, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, जापान में, ठीक है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है, पारा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, देखिए अगर 7 होता है तो कोई भी क्या होता है, कोई भी लिक्विड क्या कहलाता है, न्यूट्रल, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, उदासीन। अगर 7 से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, ठीक है, बोलते हैं ना एसिडिक। अगर 7 से अधिक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पीएच वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन जो होते हैं ना उसकी बात हो रही है। अगर
7 से अधिक है तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, तो आपको एसिड, बेसिक और 7 क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो एसिड रेन होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन देता हूँ, 5.4, 6.2, 6.3, ठीक है, 5.3। अब इन चारों ऑप्शन में से करीब वाला आप आंसर हमें जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और एग्जैक्ट भी आपको जवाब दे सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। ओस्लो नॉर्वे, नई दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, अब नॉर्वे कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है नॉर्वे, बताइए। चलिए ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, आप नॉर्वे को मैप में देख के बताइएगा कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, जापान, चीन, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। ठीक है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है, नॉर्वे में। ठीक है, अब देखिए नॉर्वे है कहाँ, अभी हमने पूछा था ना, तो आपने सुना होगा फिनलैंड, स्वीड, है ना। आप देखेंगे, अगर आप किधर देखेंगे, ये जो यूरोपियन आपको कंट्री दिखती हैं, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट देखता है आपको। ठीक है, तो ऊपर आप देखेंगे ना उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बताइए। इसमें ये जो कंट्री है ऊपर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, स्वीडन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिनलैंड। ठीक है, और ये क्या है, बाल्टिक सी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अगर आप वर्ल्ड मैप के थ्रू देख रहे हैं तो भी। देखिए ये रफ टफ समझाने के लिए है, बाकी चीज़ें तो आप समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट एंग्स स्मिथ, मार्टिन बेहम, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था अम्लीय वर्षा नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही हैं, बताइए। मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाला वायु प्रदूषक, यमुना में बाढ़, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या होगा। अगर ताजमहल को क्षति पहुंच रही है तो किसकी वजह से, भाई क्यों पहुंच रही है, बताओ। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले जो वायु प्रदूषक है ना, वो क्या करते हैं, देखिए ताजमहल कहीं ना कहीं जो संगमरमर से बना होता है, तो संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम। अब इसमें क्या होता है, इसी ड्रेन में या फिर जो भी यहाँ पे वायु प्रदूषक निकलती हैं गैसें शोधनशाला से, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा होता है, और ये दोनों क्या करती हैं, रिएक्शन, और उसके बाद कहीं ना कहीं कैल्शियम सल्फेट की बनने की पॉसिबिलिटी भी बनती है, जिसकी वजह से ताजमहल का अपीयरेंस भी खराब होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, किसकी वजह से, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले प्रदूषक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है, बताइए। गामा किरणों, परावैंगनिक किरणों, एक्स किरणों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको अवशोषित करती है। ठीक है, कौन, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है किसके मेजरमेंट में, बताइए। द्रव्यमान, देखिए डॉप्सन इकाई का जो स्केल है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। उस स्केल का नाम फिकोमीटर या साइकोमीटर है, बताइएगा। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बताइए। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है क्यों, द्रव्यमान मापन में, लंबी दूरी के मापन में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है, ओजोन की परत को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ओ क्वेश्चन नंबर 21 अगेन रिपीट होके सामने आ रहा है। अच्छा फिर से आ रहा है। डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, त्वचा कैंसर किन कारणों के कारण होता है बताइए। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, यानी पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो त्वचा कैंसर किन की वजह से होता है? पराबैंगनी किरणों की वजह से। तो फिर जब ना होता है ना सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स होता है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो इस टाइम में आप बाहर मत निकला कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ना इंस्टेंट जो थोड़ी थोड़ी सी लाइट होती है ना शार्पली पड़ती है इंसान के ऊपर, और जिसकी वजह से जब फैलती नहीं है कोई चीज़ तो उसमें असर अधिक कर जाता है। ठीक है, तो ये एकमात्र रीजन है जिसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बताइए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, डीजल, पेट्रोल, इनमें से क्या सही जवाब है? जो पर्यावरणीय क्या हो, स्नेही हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो सीएनजी है ये क्या है? पर्यावरण स्नेही है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है बताइए। ये तो कर चुके थे। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्लीट नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। चलिए हमने देख लिया इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ग्रीन मफलर आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, अच्छा फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ना ये मिसबिहेव करने लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, देखिए नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ स्थित है बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर, दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, देहरादून, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। ठीक है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। समय कितना हो गया? 30 मिनट। ओके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, यही हमारा हेडिंग है और ये क्वेश्चन के रूप में आया। नैरोबी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 31 का? नैरोबी में। ठीक है, तो केन्या के नैरोबी में। अब ये कहाँ पे है? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? सोमालिया। यहाँ पे आसपास में क्या है? केन्या। अब इसमें क्या होता है? यूनेप का क्या होता है? यहाँ पे हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया जाता है। किसका? यूनेप का। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, उसके बाद क्या है? 28 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर। ओके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताइए कब आया था? तो बताइएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पर्यावरणीय समस्या का क्या उदाहरण है? बताइए। ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। ये तो हमने देख लिया। इस क्वेश्चन को पढ़िए, 35 नंबर के क्वेश्चन को। पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए ध्यान से। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है चीता, लाल पांडा, सफेद भालू, ध्रुवीय भालू। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल पांडा। क्वेश्चन इसमें कुछ रिपीट लग गई हैं। ठीक है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, काकरापार। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे काकरापार है? गुजरात। ओके, 37
क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस सेशन को थोड़े समय के लिए रोकते हैं। वेलकम बैक टू ज्वाइन दिस सेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, थोड़ा सा डाउन चला गया था, है ना, एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन हुई थी। फिर से उसी एनर्जी के साथ हम देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? ठीक है, आपने सुना होगा ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, और फिर क्या है 10% एनर्जी ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना। तो जो पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है बताइए 38 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए आंसर तो मैंने बता ही दिया, बस ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होने का एक सिद्धांत है, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है प्रोड्यूसर ए, उसके बाद क्या है कंज्यूमर बी, उसके बाद क्या है तीसरा कंज्यूमर सी, उसके बाद क्या है चौथा कंज्यूमर डी। मान लीजिए ये क्या है, इसको समझ लीजिए क्या होगा ना, इन्वायरमेंट की और भी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी। ये है पौधा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्या, वो पौधा हो गया। यहाँ पे इसके बाद आ जाता है आपका सेकेंडरी मनुष्य आ जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट कंज्यूमर में भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बकरी तो वहाँ पे जाएगी नहीं, मान लीजिए ये क्या है बकरी है, ठीक है। अब ये क्या हो गए सेकेंडरी मतलब फर्स्ट कंज्यूमर हो गए जो घास को खाएंगे। अब घास के पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण से जो ऊर्जा मिली है, ठीक है, वो अब क्या होगा, बकरी जब इस घास को खाएगी या फिर मनुष्य इस पौधे से उत्पादित अन्न को खाएगा, तो इस पौधे से इसमें जितनी ऊर्जा आएगी ना, तो केवल 10% क्या होगा संरक्षित हिस्सा होगा इसके शरीर में, ठीक है। तो पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है 10%। अब ये व्यक्ति जब यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब चयन आगे बढ़ेगी, यानी कि तीसरा, यानी कि जो सर्वाहारी है बिल्ली है कुत्ते है, या फिर यहाँ पे हम तीसरे स्थान पे सर्वाहारी को रख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कार्निवोरस। तो ये क्या करते हैं इनके ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ से अगर ये सी वाला स्टेज इनको खाता है तो भी इनको इनके पास 10% ट्रांसफर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल ट्रांसफर होता है तो 10% ये वाला हमेशा, ये वाला 10% नहीं, यहाँ से जितना ट्रांसफर हुआ उसका 10% बचता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रैफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये है 10% का, और इसको 10% एनर्जी ट्रांसफ़र रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और भी किसी नाम से जाना जाता होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दिशात्मक, ठीक है। तो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह है ए टू बी जाता है, ठीक है, बी टू सी जाता है, सी टू डी जाता है, तो क्या है एक दिशात्मक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40, पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? किस स्तर को, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। उच्च स्तर से निम्न स्तर को, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, निम्न स्तर से उच्च स्तर को, समान स्तर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। ये पौधा का जो एनर्जी लेवल है ना ये हाई है, ठीक है। अब ये जब ये इसको बकरी खा रही है ना, ठीक है, या मनुष्य खा रहा है, तो ये क्या हो गया लो लेवल हो गया, ठीक है। तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर क्या होती है ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है बताइए। यहाँ पे बात हो रही है इकोसिस्टम में, जब बात हो रासायनिक तत्वों का, ठीक है, और यहाँ पे क्या था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। ऊर्जा और रासायनिक तंत्रों में अंतर करके रखिएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब ऊर्जा की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा एक दिशात्मक, लेकिन जब रसायन की बात होगी तो क्या हो जाएगा चक्रीय, ठीक है।
साइक्लिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चक्रीय। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर विकिरण। ठीक है, सेशन पसंद आए तो सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई बहुत कुछ जाता नहीं है आपका, है ना, बस केवल 3-4 सेकंड समय जाते हैं। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, बताइए? जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनिजों का। तो अवसादी चक्र में, ठीक है, खनिजों का क्या होता है? प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? ए है उत्पादन स्तर, बी है खाद्य स्तर, सी है पोषण स्तर, डी है अवशोषण स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोषण स्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं, बताइए? आपको पता ही है, अभी एक्सप्लेनेशन में हमने देख ही लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्रारंभ, है ना, इनिशियल स्टेज ही बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य वृक्ष? क्वेश्चन नंबर 4.6 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, बताइए? जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाद्य श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ ये तो हमने देख लिया, खाद्य जाल। अच्छा ठीक है, इसको नहीं देखा था, हमने स्थानांतरण देखा था। तो क्वेश्चन पढ़िए, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है, बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 48 तो हमने देख लिया कि एकाधिक क्या है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? जैसे मान लीजिए, ये इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब में खाद्य जाल क्या है, समझिए। जैसे मान लीजिए, ये बकरी को खाने वाली घास है, बकरी है, मनुष्य है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, इस पे निर्भर कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना ये जो बकरी है, इसको पहले उमनी वरस खाएगा तभी सिर खाएगा, तो पहले भी खा लेगा। मनुष्य को पहले भी खा सकता है, जो भी उसको रास्ते में मिलेंगे सबको खा लेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि क्यों नहीं दिया होगा। ठीक है, क्यों नहीं दिया होगा क्या? चलिए ठीक है, अभी इसमें हमारे दिमाग में अलग क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो खाद्य जाल यही होता है कि ये अलग से भी, इन पे, ये आपस में भी एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अब घटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता,
द्वितीयक उपभोक्ता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या बोलते हैं अपघटक। अब यहाँ पे क्या मतलब क्या है, जैसे अंतिम सिरे पर कौन होता है अपघटक हमने तो देख लिया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो कोई इंसान है या भैंस बकरी है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, डेड हो गई। क्या हो गया इसका, डेड। अब इसके बाद ये जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा इसका, है ना। अगर ऐसे ही लावारिस मिली तो इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। अब डिकम्पोजिशन कैसे, अब घटक का क्या भूमिका आती है, जैसे कोई भी स्तर का जीव जंतु है किसी भी स्टेज का, ठीक है, अंतिम सिरे में ये क्या करता है, जो छोटा जीव है ना, जो आप बैक्टीरिया बोल सकते हो, ठीक है, ये क्या करता है, जहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो अपघटक है अंतिम, वो क्या करता है, इसे डिकम्पोज करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, चतुर्थ यानी कि सार्वजनिक उपभोक्ता। बताइए खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन ना आपके लिए क्या रहेगा एज ए असाइनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब आप खुद दीजिएगा कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, ठीक है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक है, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये सेशन कंप्लीट देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप जुड़ जाइए, ठीक। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।